अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारी वीडियोज़ और ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इन सबको करने का मकसद ये होता है कि आपकी नॉलेज और आपको अवेयरनेस देना, ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी हिट करें। वजह ये क्योंकि ताकि कोई भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपसे मिस ना हो जाए, और कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा प्रोग्राम आपसे मिस ना हो जाए जो आप मिस ना करना चाहें। ठीक है, तो नाज़रीन, इसी के साथ ही आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। ये हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। जी हाँ, इनका ताल्लुक है स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज से। और फरहान करीम साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स के तौर पे वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से और उनसे जानेंगे कि क्या वजह है इंडेक्स में जो 100 इंडेक्स है वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, और प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, बाइंग नहीं कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज प्रोग्राम में हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, उनके सवालात भी लेंगे, वो भी शामिल करेंगे। तो चलिए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। सबसे पहले तो सर, आपसे सवाल करने से पहले मैं एक बात अपने सारे नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगी कि देखें, कराची में थोड़ा-सा इंटरनेट का इश्यू चल रहा है। तो थोड़ा-सा अगर उससे, वैसे तो हमने कोशिश की है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन चूँकि ये ऑल ओवर पूरे शहर में ये इश्यू चल रहा है, सबके साथ ही चल रहा है, तो थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो उसको थोड़ा-सा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा-सा उसको ख़्याल कीजिएगा। चलें, सर सबसे पहले तो वेलकम टू द सेशन और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये कि सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मार्केट के हवाले से एक ओवरव्यू दे दें। आज जो मार्केट है, और चूंकि अब ये वीक अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है, कल फ्राइडे है, तो थोड़ा सा इस हवाले से आप बताइए, थोड़ा सा एक मार्केट का ओवरव्यू दे दें। देखिए नादिया, मार्केट अभी जो है थोड़ा सा वोलेटाइल काफी है, मतलब दोनों तरफ मूव कर रही है। आपने देखा पूरा इन अ डे जो है बाजार जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 400-500 के प्लस पे मतलब स्टैंड कर रही थी। और आखिरी आखिरी में जो है मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन आई है, मतलब लोगों ने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि डे ट्रेडर भी होते हैं, जो कि अच्छी क्वांटिटी में जो है वो मार्केट के अंदर मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, बाय करते हैं या सेल करते हैं, और उनको विद इन द डे अपनी पोजीशन स्क्वायर करनी होती है। तो आप जैसे बात कर रही हैं थी कि मार्केट के अंदर जो मेजर जो है ना स्क्रिप्ट, जो मेन स्क्रिप्ट, जो रेडी बोर्ड के जो आइटम है, मेजर स्क्रिप्ट जिसको आप कह लेंगे, जो बड़े जो आइटम है उसके अंदर एक्टिविटी कम हो रही है, और छोटे आइटम के अंदर एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। जो आप वॉल्यूम टर्नओवर भी देख रहे हैं कि 400-500 मिलियन का जो टर्नओवर हो रहा है, जिसमें 2-3 आइटम के अंदर ही जो है 200-250 मिलियन का टर्नओवर हो जाता है। जैसे कि अभी आप देखें, इस दफा कॉसम के अंदर जो है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, उसके अंदर टर्नओवर हुआ, इमेज जो टेक्सटाइल उसमें टर्नओवर हुआ। बड़े आइटम में इतना नहीं हो रहा है। अब उसमें लोग लेते हैं, और अगर जो लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, मतलब हो रही है, तो वहाँ पे बेच के निकल जाते हैं, और या तो नीचे लॉस में भी जो है विद इन अ डे बेच के एग्जिट कर जाते हैं। तो अभी मेजोरिटी जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो इसी स्टाइल की मिल रही है, मतलब लोग स्टैंड नहीं कर रहे हैं। मतलब नॉट नेसेसरी कि जो चीज आज नीचे बंद हुई है कल भी वो नीचे रहे, हो सकता है कि कल वो ऊपर भर के खुले, क्योंकि जो मैं ऐसे कह रहा हूँ ना, लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो अपनी आखिरी में पोजीशन जो है ना वो थ्रो अवे करके जाते हैं। तो इस वजह से मार्केट आखिरी आखिरी में ऐसे अगर आप 500-400 पॉइंट प्लस होती है, तो आखिरी में 200-250 पॉइंट मार्केट प्लस में रह जाती है ये। सही। अच्छा सर, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं क्या, उसकी वजह से भी मार्केट डाउन है? और ये, और इसके साथ ही मैं एक सवाल भी शामिल करूंगी, पीआईए के हवाले से ये प्राइवेटाइज भी हो रहा है और इसको अपर लॉक भी लग गया है। और पटरी उसके हवाले से भी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि इसको भी आज अपर लॉक लगा है, प्राइवेटाइजेशन की भी इसके भी है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। किस किस आइटम की आप, सॉरी मैं जरा, आप सर मैं किसकी बात पीआईए के कर? हवाले से बात कर रही हूँ, जी पीआईए और जी जी। पखरी, आई थिंक मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इसके प्राइवेटाइज होने की भी न्यूज़ है, और साथ में ही आज अपर लॉक भी लगा है। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं।
देखिए ये मतलब प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस तो खैर चल ही रहा है, ऑलमोस्ट मैं कहते 4-5 महीना या आप कह लें 6 महीना पहले से चल रहा है। पीआईए जब शुरू में जब बाइफोकेट नहीं हुआ था तो इसका अलग अलग जो सेग्रीगेशन नहीं हुआ था उस टाइम पे भी ये 13 रुपए से जो 32 रुपए तक गया था। तो अब प्रोसेस है, अब उसको देखना है कि मतलब ये किस तरीके से क्या प्राइवेटाइजेशन होती है। तो ऑलमोस्ट इसका रेट तो काफी राइज तो किया है, मतलब लास्ट टाइम भी ऐसे मूव किया है। तो अभी भी अब उसमें ये है कि मतलब पोजीशन लेना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। जो भी अगर स्टेट ओन्ड कंपनी जिसको भी आप प्राइवेटाइज करने जा रही है गवर्नमेंट जो है उसके अंदर आपको वैल्यूज क्या फाइनलाइज होती है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उन चीजों को देखते हुए लेकिन ये कि हाँ एक सिनेरियो बन जाता है मार्केट का जो है कि जो जो कंपनीज प्राइवेटाइज के नाम पे जो सामने आती हैं मतलब लिस्ट के अंदर आती हैं उसके अंदर ऑब्वियसली वो मतलब उस वैल्यू पे प्राइवेटाइज की जाएगी ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी कोई मसला ना हो कि उनकी बुक वैल्यू इतनी आ रही है पता चला उससे नीचे जो है वो सेल ऑफ कर रहे हैं। अपने उसके दूसरी चीजें भी उसके अंदर शामिल होती है और जो कि हिडन होती है मतलब उसको भी रीच आउट करना होता है कि कंपनीज के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो उन सब चीजों की वैल्यू को एक्यूमुलेट करके फिर गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टर है मतलब उस चीजों को फिर परचेज करने के लिए अपना इंटरेस्ट मेकअप करता है। तो ऑब्वियसली मतलब अगर उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू से नीचे होती है तो उस मार्केट वैल्यू से ऊपर प्रीमियम पे उस चीजों को जो है वो प्राइवेटाइज किया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स के साथ जो है वो नाइंसाफी ना हो। सही। अच्छा, यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके सवालात हम शामिल करेंगे। तो जो है काइंडली आप लोग जो है अपने सवालात जो है आप लोग पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले या आप लोग मैसेज के बजाय आप लोग सलामकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये 17 तारीख को आपको जो है BYD कार लॉन्च कर रहा है और ये प्राइस के ऊपर जो आके अब ठहर गई है जी और अपने क्या नाम है इसका 13 अगस्त को तो बहुत अच्छा वॉल्यूम दिया, 51-52 तक गई। आज 46 से 48 में ही रही और 47 पे अटकी हुई है। लोग ना कोई बेच रहा है ना ले रहा है। यहाँ से आपको क्या लग रहा है? इसका पावर का तो इसकी जो भी है पोजीशन वो अपनी जगह पे, लेकिन जी BYD के बारे में आपको क्या लग रहा है? जज़ाकल्लाह। देखिए मतलब मुझे ऐसे अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो मेरे ख्याल से पावर को होल्ड करना चाहिए क्योंकि अभी जो उसके अंदर थोड़ा सा जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है ना वो जो आईपीपीस के जो मसले मसाइल थोड़े से आए हैं जो कि हाईलाइट हो रहे हैं थोड़ा सा मीडिया के अंदर भी जो है कि किस रेट पे जो जो इनका एग्रीमेंट हुआ है बट एज सच इतना कोई ज्यादा इसको नेगेटिव लगता नहीं है स्पेशली फॉर द हब पावर जो है। और ऑब्वियसली हब पावर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड कर रहा है जैसे आपको पता है कि गाड़ी लॉन्च कर दिया है इसने और आ रही है गाड़ी जो है। तो उसके आने के बाद देखिए ऑटो सेक्टर जितने भी आप देखें वो काफी हाई मतलब प्रीमियम उसके ऊपर चल रहे होते हैं पी के ऊपर जो है। अगर आप जैसे साजगार था उसने शुरू में रिक्शा बनाना शुरू किया था और आज उसका रेट आप देखें 700-800 रुपए से ऊपर का रेट साजगार का चल रहा है फिर उसने गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। तो सेम एज हब पावर ने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है। अब लकी सीमेंट को भी आप देखें इसकी भी जो स्पोर्टेज आई है इसके वजह से इसकी भी अर्निंग मतलब कोर बिजनेस से ज्यादा इसकी वहां से भी अर्निंग आ रही है। तो सेम एज आपकी रीडिंग अच्छी है मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें अच्छी वैल्यू मिल सकती है। मतलब मुझे मेरा अपना टारगेट है कि अराउंड 175 के अबव इसको जाना चाहिए लॉन्ग टर्म में जो है। थोड़ा सा अभी ये थोड़ा सा प्रेशर है और थोड़ा सा सेलिंग भी मार्केट के अंदर है उसके से थोड़ा सा ये स्टे किया है अदरवाइज मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू शूट अप हो जाएगी आपको की जो अभी जी इसका अभी इसके अनाउंसमेंट भी डेट आएगी तो उसकी रैली भी इंशाल्लाह चलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल मतलब इसको होल्ड होल्ड करना चाहिए मतलब मेरा अपना ये व्यू है। बाकी देखिए मार्केट से कोई कुछ कह नहीं सकता कि क्या चीज क्या हो बट ये तो व्यू हर आदमी का अपना एक व्यू बनता है या जो भी एक रीडिंग होती है तो उस बेसिस पे आपने जो बात जवाब जी नदीम साहब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे जो ना आवाज कट रही है आपकी। ये कौन है बंदा जो बोल रहा है हाँ, ये स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट है एक। क्या नाम है? नाम अभी आएगा सामने। ये सर मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। थैंक यू मैम फॉर दिस जी सेशन। जी रिजवान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सर मुझे पूछना था सर ओजीडीसी एंड एवियन के अंदर काफी अरसे से होल्डिंग की हुई है, दोनों शेयर्स काफी अरसे से सेम पोजीशन पे स्टक हैं।
तो आपकी क्या व्यूज हैं? अभी आज भी ओवीएन के अंदर सेलिंग आ गई और ओजीडीसी के अंदर जो न्यूज आए थे हमारी कि उसके बाद ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया सेलिंग। तो व्हाट डू यू एडवाइज ऑन दिस? शैल बी होल्ड और कीप दिस? देखिए, ओजी की वैल्यू मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे आपने भी बात की कि इसके पास भी अराउंड 22 मिलियन के करीब इनकी होल्डिंग है इनके पास, मारी पेट्रोलियम के शेयर्स की जो है। तो उसको भी अगर आप उसकी अर्निंग अगर आप एक्यूमुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से 6-7 रुपए की अर्निंग का इम्पैक्ट इसके अंदर ओजी के अंदर जो है वो आना चाहिए। और सेम एस ये तो सिर्फ एक मतलब एक उसकी बात कर रहा हूँ कि मतलब आपके बारी की जो शेयर्स की होल्डिंग की बात कर रहा हूँ। और फिर मारी का जो इसके अंदर डिविडेंड आएगा और बोनस आएगा, वो भी इसके अंदर एक इम्पैक्ट आएगा इसकी अर्निंग के अंदर। और फिर मारी का रेट भी जो है वो बढ़ रहा है, उसका भी कैपिटल गेन भी आप कह सकते हैं वो भी। तो मुझे लगता है ओजी अभी ऐसा थोड़ा सा बेनिफिशियरी रहेगा मार्केट के अंदर जो है। बट थोड़ा सेंटिमेंट देखे मार्केट के अंदर ना रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं आता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। बट ये मेरे ख्याल से अगर आप होल्ड करेंगे तो ओजी बुरा नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि इसकी भी वैल्यू जो है वो ओजीडीसी की बढ़ सकती है यहाँ से जो है। और फिर इसके अलावा डिस्कवरी वगैरह की भी बातें आ रही हैं। लास्ट वीक में खाते 2 दिन पहले भी कोई डिस्कवरीज के अंदर आई है, मुझे फील्ड का नाम याद तो नहीं आ रहा। तो ओवरऑल ओजीडीसी मतलब बेहतर शेयर है। थोड़ा लोगों के पास पहले से होल्डिंग रखी हुई थी तो उन्होंने बेचा, बट ये कि उसके मारी के आने के बाद ये 140 से अब मेरे ख्याल से मूव किया तो ओजीडीसी जो है। और सेकंड आपका जो स्टॉक है एवीएन, एवीएन देखिए अभी बेसिकली जो हुकूमत का जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो थोड़ा एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने का है। और मुझे लगता है एक्सपोर्ट को इंक्रीज भी करना है और जो पैसे आपके आ सकते हैं बाहर से, उसके अंदर मेजर जो मेरे ख्याल से जो ग्रोथ नजर आ रही है वो आईटी कंपनी की आ रही है। आईटी कंपनी पे जैसे अगर आप कह लें सॉफ्टवेयर के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपके एक एवीएन हो गया, नेटसोल हो गया, मतलब ये 3-4 कंपनियां हैं जो कि, जी जी तो सर मुझे आप लगता है कि मतलब एवीएन भी इतना, मतलब मुझे लगता है कि विद इन अ वीक या मंथ जो इसके अंदर आप अच्छी अपसाइड रैली एवीएन और नेटसोल दोनों में देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक आपका अच्छा है, इसको होल्ड करना चाहिए। सही। अच्छा सर, इसमें जैसे ओजीडीसी की बात हुई है, तो इसमें जो सर्कुलर डेप्थ के जो है, क्या डिविडेंड के थ्रू गवर्नमेंट ने कहा था कि जो है डिविडेंड के थ्रू जो है इनकी पेमेंट्स वगैरह की जाएंगी, तो इस हवाले से कोई न्यूज़ है तो आप बताएं हमें। देखिए, सर्कुलर डेप्थ को क्लियर तो करना है और वो अभी तक पूरा पैसे आए नहीं है, ठीक है ना। और ये इनकी अर्निंग्स इनके पास आ रही है ओजीपीपीएल, अगर आप अर्निंग के बेसिस पे देखें तो इनका रेट तो बहुत ऊपर होना चाहिए ओजी और पीपीएल का। मतलब जो इन्होंने अर्निंग अभी तक देते हैं, मतलब 25-30 रुपए की अर्निंग इनकी साल की आ जाती है। लेकिन मसला ये है कि जो शेयर होल्डर है वो चाहता है कि उसको कुछ जो शेयर जहाँ इन्वेस्ट करे उसको वहां से कुछ डिविडेंड वगैरह भी मिले। तो यहाँ पे ओजी और पीपीएल बेसिकली इतना डिविडेंड, ये वैल्यू वाइज स्टॉक्स है, मतलब इसके अंदर ग्रोथ इतनी नहीं है। एक होता है ना ग्रोथ, जैसे अगर आप देख लें साजगार, इसके अंदर ग्रोथ थी, इसमें डिविडेंड इतना नहीं था लेकिन ये ग्रोथ इसके अंदर थी। और जो ओजी पीपीएल है ये बेसिकली आप कह लें कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक नहीं है, ये वैल्यू वाले स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपको डिविडेंड मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। अब जैसे आप मारी में देखिए, वन शॉट हुकूमत पहले डिविडेंड उन्होंने बंद किया हुआ था, अभी इन्होंने स्टार्ट किया तो वन शॉट 134 रुपीज का मारी पेट्रोलियम में डिविडेंड दिया। सेम एस ओजी में भी और पीपीएल में भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है बड़े डिविडेंड की। जैसे ही कोई बड़ा डिविडेंड अगर आता है 20-25 रुपए, तो फिर ओजी आपको 135 रुपए में नहीं बल्कि 235 रुपए में मिलेगा। लेकिन वो चीज अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं, वो चीजें हुई नहीं है अभी तक। प्रॉब्लम ये है। सही। सुहेल साहब, आपका सवाल है, आप अपना जरा सवाल कीजिए प्लीज। जी, मेरा सवाल ये कोसम के मुतालिक था कि कोसम की प्राइस क्यों बढ़ रही है और इसका टारगेट आप फरहान साहब क्या देखते हैं कि इसका क्या टारगेट होना चाहिए? थैंक यू। ये कॉसम का अभी जो है ना, लास्ट 2 दिन 3 दिन पहले इनका एक नोटिस भी आया है स्टॉक के अंदर जो है। बेसिकली उस नोटिस के अंदर जो है वो इनकी रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में है, मतलब जो इनकी जो रिस्ट्रक्चरिंग कह लेंगे आप, कैपिटल इन्होंने थोड़ा सा इनको इंक्रीज करना है और डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। तो इस बेसिस के ऊपर इसके अंदर एक रैली आई है। और मुझे ये लगता है कि इसमें थोड़ा सा मतलब एक्टिविटी ऐसी भी हो रही है कि थोड़ा सा इसके अंदर मतलब काफी मतलब विद इन अ वीक आप कह लें कि ये 15-20-25% में मेरे ख्याल से ये 12-13 रुपए था कितना था,
अभी ये कितना हो गया, 16 से अबव या कितना कॉसम? हाँ, नो सॉरी, मैं उसको इमेज में चला गया था। 6 रुपए था, अभी 9 रुपए हो गया है जो। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट करीब करीब 30-35% का जो है वो गेन हो गया है, मतलब वैल्यू इतनी अप्रिशिएट कर गई है। बट जो मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन चल रही है उसमें ये है कि हो सकता है कि मे बी कॉसम जो है वो मतलब 10-12 रुपए तक जा सकता है। बट ये है कि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी आपको लगेगा कि ऐसे कैप लग रहा है, ऐसे 2-3 दिन से कंटिन्यूस कैप लगा है, और फिर बीच में थोड़ा सा नीचे भी आता है। बट ये कि इसको क्वांटिटी को उसकी थोड़ी सी होल्ड करना चाहिए, और मुझे लगता है कि 11-12 रुपए तक उसको अगर आप ऑफलोड करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे स्टिल इसमें थोड़ी सी जगह नजर आती है, कॉसम में भी हो गया, सेम एज इमेज हो गया, इमेज की भी अर्निंग अच्छी है। बेसिकली अगर आपके जो रिजल्ट हैं, जो अर्निंग्स हैं, उनको भी थोड़ा सा फोर्स ही कर लेना चाहिए। इमेज की भी 3-4 रुपए की अर्निंग है, तो जो टेक्सटाइल वगैरह है उनके अंदर थोड़ी सी रैली नजर आ रही है। जी सोहेल साहब। जी। सर वो मारी इस लेवल पे क्या लग रहा है आपको, क्योंकि 10% तो वो बोनस के ऊपर टैक्स है। तो अगर 800 अगर बोनस आएंगे तो 80 शेयर तो टैक्स में चले जाएंगे, तो 720 हाथ में आएंगे। तो इस प्राइस के ऊपर तो तकरीबन 350 का पड़ेगा। तो मारी इस लेवल पे आपको क्या लग रहा है? देखिए मुझे ये लगता है अनिल साहब, देखिए हमारी जो बड़े स्टॉक्स होते हैं ना वो हर कोई ले नहीं सकता। अब मारी जो है वो बहुत से लोगों ने ये समझ के जो आप बात कर रहे हैं कि बोनस हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा, जो बोनस के बाद अगर वो नीचे खुलता है 335, 340 या 400 जो भी है, तो वहां पे और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा इसके अंदर जो ना पार्टिसिपेट करने का। क्योंकि जब वो शेयर आप 800 रुपए का अगर आप ले रहे थे, सॉरी 800 नहीं, 2800 रुपए का जो है, तो बल्कि कितना हो गया, हमारी 3400 रुपये हो गया, सॉरी। तो उसके बेसिस के ऊपर वो चीज़ अगर आपको 350 रुपये के करीब मिल रही है, तो ऑब्वियसली इसमें फिर लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे और शेयर्स को लेने के लिए आएंगे बदावता के बेचने के बजाय। तो मुझे ये लगता है कि जिसके पास मारी है उसको मारी होल्ड करना चाहिए, और अगर जगह बनती है और अगर मारी आपको नीचे मिलता है, मतलब मिलेगा ऑब्वियसली बोनस के बाद जो है, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन उसके अंदर और बिल्ड करनी चाहिए। मतलब ये आपका अगर पहले के लिए तो एक किस्म का ये मारी जो है ना वो बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड इससे होता है ना कि आपको हर 3 महीने में 6 महीने में आपको डिविडेंड मिल रहा होता है, सेम एज मारी की भी फिर स्टोरी हो जाएगी ये। सर इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं, जो मेन इंस्टीट्यूशन है, और लेने वाले जो है वो इंडिविजुअल्स है। आपको नहीं, पता है ऐसा नहीं जरा है। सा अगर पैनिक आएगा तो इंडिविजुअल का तो हाल आपको पता है कि फिर किस तरीके से फिर वो नहीं, अगर इंडिविजुअल बेच रहे हैं तो इंडिविजुअल का तो अपना पैसा भी होता है, ठीक है। नहीं, इंडिविजुअल ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन भी अगर बेच रहे हैं, इंडिविजुअल ले रहे हैं, तो अगर देखें जितनी जो वैल्यू नजर आती है ना किसी के लेने और बेचने की चीजों की चीज में, अगर वैल्यू है, भले वो इंस्टीट्यूशन बेच रहा हो या इंडिविजुअल बेच रहा हो, अगर स्टॉक में वैल्यू है तो वो अपनी वैल्यू को परफॉर्म जरूर करता है, मतलब उसकी वो वैल्यू पे नजर जरूर आती है। अब अगर इंस्टीट्यूशन, बहुत से इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारी चीजें बेच के बहुत पहले अपना पोर्टफोलियो खाली भी कर दिया है ये, तो वो ये नहीं कि उन्होंने वो बड़ा मतलब इंस्टीट्यूशन भी अगर हो तो नॉट नेसेसरी कि अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसने पोर्टफोलियो खाली कर दिया तो वो सक्सेसफुल रहा। तो उस लिहाज से मतलब मुझे वैसा वो नहीं है। देखें ना, जिस किसी ने अगर एक इंस्टीट्यूशन ने बेचा है तो दूसरे इंस्टीट्यूशन किसी और ने लिया भी होगा, क्योंकि अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन ने बेचा है और उसकी इतनी एपेटाइट थी कि अगर वो 3400 रुपये वाला शेयर बेच रहा है तो कोई पीछे लेने वाला भी थे जो 500 रुपये जो है उसके बेचने के बाद भी रेट बढ़ गया है। तो उस चीज को मेरे ख्याल से आप ऑफसेट कर दें कि इंस्टीट्यूशन बेच रहा है, इसमें वैल्यू है, और मेरे ख्याल से अगर नीचे आए तो उसको और लेना चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए मारी पेट्रोलियम को। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। जी। यहाँ पर आप टाइम थोड़ा लिमिटेड रह गया है, तो काइंडली आप लोगों के जो सवालात हैं वो आप लोग अपने जरा जल्दी कर लीजिए। उसके बाद जो है हम सेशन को एंड की तरफ लेकर जाएंगे। जी, किसी के सवाल है? जी फरहान साहब, काइंडली जरा सेजियो का व्यू देते हैं कि सेजियो काफी अरसे से एक ही जगह पे रुका हुआ है, इसका आपको आगे क्या लगता है फ्यूचर? थैंक यू। सॉरी, आपका आवाज कट गई थी, किस किस चीज का पूछ रहे हैं आप जी सेजियो का, सेजियो। फैजियो? जी सेजियो का। अच्छा, ये साजगार की बात कर रहे हैं आप? जी सासगर का। अच्छा सॉरी, आप मैं उनसे नहीं। देखिए साजगार ने अपनी वैल्यू मतलब
यहाँ पे मेरे ख्याल से आप अगर देखें तो अपर हाई पे तो ये ट्रेड कर रहा है अभी साजगार जो है, मतलब इसने जितनी अच्छी तरीके से ये मेरे ख्याल से साजगार ने आउट परफॉर्म किया है मार्केट के अंदर, आप रेदर देन अदर ऑटो स्टॉक से अगर आप कंपेयर करें तो किसी और स्टॉक ने तो इतना नहीं किया। उसके बाद मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे गेल आ रहा होगा या GHNI आया है, तो ये है। तो मेरे ख्याल से साजगार भी बेहतर है ऐसे, कभी मतलब इसको यहाँ पे अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो करें, बट ज्यादा फर्दर एक्यूमुलेट करने का तो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इधर साजगार में भी स्टिल मतलब इतनी ज्यादा रैली तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया है क्योंकि इसने ऑलरेडी काफी जंप अप कर लिया है ना। अब अगर दूसरी चीजें जो गाड़ियों के साथ जो दूसरी चीजें लगती हैं उनको भी फोर्स ही करना चाहिए, जैसे अगर आपका टायर हो गया या बैटरी हो गए, इन चीजों की भी जब गाड़ियों की सेल बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इनके साथ जो चीजें अटैच होती हैं उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, तो उनको भी जो है थोड़ा सा आप लोगों को मतलब निकालना चाहिए कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनका रिलेशन गाड़ियों के साथ है। जैसे अगर कोई गाड़ी कोई कंपनी अगर टायर बनाती है तो उसको चेकआउट करना चाहिए, कोई बैटरी बना रही है तो उसको चेकआउट करना चाहिए कि जिसके गाड़ियों का टर्नओवर ज्यादा हो रहा है और उसके अंदर कौन सी बैटरी लग रही है उसको देखना चाहिए। तो मतलब उस लिहाज से क्योंकि ऑटो सेक्टर ने हमारे यहाँ बेसिकली अगर जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है तो उसके बाद जो कंज्यूमर आइटम है और जिनके अंदर जो आप कह रहे हैं कि जो फाइनेंसिंग वाले आइटम है जो लोग बोरो करके लेते हैं उसके अंदर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। उन्हीं सेक्टर के अंदर जो है वन ऑफ द सेक्टर जो है वो ऑटो सेक्टर भी है, तो मेरे ख्याल से इसको कंसिडर करना चाहिए। और साजगार जिस तरीके से मूव किया है, गेल मूव किया है, GHNI मूव किया है, सेम एज अब जैसे टायर के अगर आप कह लें पंचर टायर हो गया या बैटरी जैसे एटलस बैटरी तो एक्साइड बैटरी है, या टायर में आप जनरल टायर कह रहे हैं पंचर टायर कह लें, तो इनको भी मेरे ख्याल से उनके जो रिजल्ट हैं जो वैल्यूज हैं उनको देखनी चाहिए कि इसमें जगह है, तो मेरे ख्याल से वहां पे भी एंट्री लेनी चाहिए। सही। जी अ, सोचा जी फरहान साहब, टॉपिक्स क्या होंगे आने वाले वक्त के लिए, टॉपिक्स आपकी? थैंक यू। जी सर, देखिए टॉपिक्स ये के हवाले से पूछा है, जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है टॉपिक्स के हवाले से, जरा आप बता दें, थोड़े सेक्टर्स के हवाले से भी बता दें। ये लास्ट टाइम जो दादिया मेरी मेरे ख्याल से बात हो रही थी तो मैंने शायद एयरलिंक और गेल आपको कहा था जी जी अगर जी जी। जो लास्ट वो था इसमें। तो अभी मुझे ये लगता है कि जैसे आपने गाड़ियों की बात की साजगार, तो मुझे लगता है कि जैसे जनरल टायर हो गया इसको देखना चाहिए। और सेम एज आपका टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे आप बात कर रहे थे एवियन और डेट सोल जो है उसको कंसिडर करना चाहिए। तो ये चीजें हैं। बाकी अभी जो मेन बोर्ड आइटम है वो थोड़ा सा रुका हुआ है, तो जो कंज्यूमर वाले आइटम्स हैं उनको मेरे ख्याल से कंसिडर करना चाहिए। तो नेट सही सोल जनरल टायर और एवियन मेरे ख्याल से ये मुझे बेहतर लग रहे हैं। सही, ठीक है। सिर कल के हवाले से जरा सा एक मार्केट का वो दे दें कि कल लास्ट वर्किंग डे है, क्या लग रहा है, किस तरह से मार्केट रहेगी, क्या आपका मैसेज होगा, किस तरह से काम किया जाए? नहीं अभी मार्केट अपने है हैवी, मतलब थोड़ा सा हैवी मूव कर रही है, मतलब आप कह लें कि इंडेक्स काफी ऊपर ट्रेड मतलब खड़ा हुआ है यहाँ पे जो है, बट ये कि स्टिल अगर खबरें अच्छी आती है तो मार्केट मतलब इफिशिएंटली इम्पैक्ट तो करती है, मतलब कि वो रिएक्ट करती है वैसा जो है। बट ये कि अभी वॉल्यूम थोड़ा सा लोग काफी इंतजार कर रहे हैं कोई अच्छी चीजों का, अच्छी खबरों का जो है। और प्लस ये कि अच्छी खबरें हैं भी हमारी क्यू में जो है, बट थोड़ा सा लोग ये कि आप कह लें कि एयर एंड है या थोड़ा सा ये आप जियो पोलिटिकल कह लें, थोड़ा ये जो ईरान और दूसरी जगहों पे जो मसले मसाइल चल रहे हैं उससे भी थोड़ा सा लोग, अब ये होता है ना कि ओवरनाइट खुदा ना खासा क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, उसके ऐसे लोग थोड़ा सा पोजीशन अपनी ऐसे लंबी बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे अगर आप विद इन द कंट्री अगर आप देखते हैं तो मेरे ख्याल से चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। और लोग जो जैसे बातें आ रही हैं कि स्टेट बैंक भी फोर्स ही कर रहा है कि आपका डिस्काउंट रेट जो है वो 19.5 से इंशाल्लाह विद इन ईयर जो है वो 15% तक मूव करने का है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो कंपनी में स्टिल वही कहूँगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कंज्यूमर बेस्ड कंपनी है, उनको कंसिडर करना चाहिए जिसका इम्पैक्ट डिस्काउंट रेट या बोरिंग से या इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि बाजार मतलब बेहतर लगती है, बट थोड़ा बहुत ये कि करेक्शन आता रहेगा, बट लॉन्ग रन में मेरे ख्याल से आपको पॉजिटिव साइड पे ही प्ले करना चाहिए। टाइम बिंग ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये लॉन्ग मार्केट बेहतर लगती है। सही, ठीक। जी, अब थोड़ा सा टाइम की भी शॉर्टेज है। किसी का कोई शॉर्ट सा सवाल है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है अपने सेशन को इनकी तरफ लेकर जाए। जी, किसी का कोई सवाल है, कोई शॉर्ट सा सवाल है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है।
सर तो सीमेंट सेक्टर के बारे में क्या राय है? सीमेंट देखिए, सीमेंट को अली साहब चलना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि अभी जो लास्ट में लगा वीक कुछ खबर आई थी कि आई है कि इनका कुछ पीएचडीबी का अमाउंट जो है वो कट किया अराउंड 400-500 मिलियन या कितना जो है, तो वो थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव हो गया है। बट स्टिल ये मतलब अगर नीचे मिलते हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, क्योंकि मेन बेनिफिशियरी जो है वो सीमेंट सेक्टर ही रहेगा। आपका अगर इंटरेस्ट रेट जो कम होने का, जैसे अभी आप कह लें कि 22 से लेकर के 19.5% पर आ गया है, तो मुझे लगता है कि एट द एंड जब आपका रिजल्ट आएगा जिसमें अगर आपका इनका फाइनेंशियल चार्जेस के वो फिगर्स कम होंगी, तो उसमें बेनिफिशियरी सीमेंट सेक्टर होगा। तो आपका जो लगा टॉप पिक में अगर आप सीमेंट कहें तो आपका चिराट हो गया, पायनियर हो गया, इनको कंसिडर करना चाहिए। और नीचे अगर आप विद इन द उसमें करते हैं तो लकी भी मेरा से बुरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर अगर नीचे मिल रहा है तो थोड़ा हल्का हल्का उसको जमा करना चाहिए सीमेंट को जो है। अभी रैली मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह ये सेक्टर जो है। डॉक्टर रवि, आप अपना जल्दी से सवाल कीजिए, उसके बाद फिर हम एंड करेंगे जी। जी डॉक्टर रवि, आप अपना सवाल कर लीजिए, टाइम बहुत कम है। चले जी, यहाँ पर जो है हम अपने सेशन को एंड कर रहे हैं। और नाज़रीन जो है, उम्मीद करती हूँ आज जो है आप लोगों को जो भी आपके लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए थे, आपकी जो है नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आप जो है भरपूर तरीके से काम कर सकेंगे। इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं आप लोगों से इजाजत लूंगी और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और फरहान करीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।